नमस्कार, मैं दिव्यांशी जी, आप थैंक यू वेरी सभी मच। का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं आशुदीप पटेल, जिन्होंने आईबीपीएस पीओ 2022 एग्जाम क्लियर किया है। मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ आशुदीप आपका मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स पर और ढेर सारी बधाई। थैंक यू वेरी मच मैम। आशुदीप, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो जर्नी है आपको बहुत कुछ सिखाती है। आप उठते हैं, आपको उठना सिखाती है, गिरना सिखाती है, बट किस तरीके से जीवन को जीना है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो सिखाती है। तो आशुदीप, बहुत खुशी है कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं और आप जब अपनी जर्नी को पीछे मुड़ के देखते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट इट? मैम काफ़ी प्राउड फील होता है क्योंकि जितना स्ट्रगल रहा है लाइफ में। मैंने जब लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैं जस्ट मतलब फाइनल इंटरव्यू में जब फाइनल मार्क्स आती हैं उसमें जस्ट 1 मार्क्स से मैं रह गया था। तो वो जहाँ पर 1 मार्क्स से मिस करना, और इस बार मेरे कट ऑफ से 5 या 6 मार्क्स ज़्यादा है। मतलब आई गॉट PNB PO या टॉप बैंक बी और थ्रू IBPS। तो काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि जो एक प्रोग्रेस होता है, मैंने लास्ट ईयर 1 नंबर से मिस किया और फिर इस बार काफ़ी लाइक PNB मिला है मुझे, सबसे बड़ा बैंक मिला है, तो काफी प्राउड फील होता है। तो लगता है कि हाँ, मेहनत की हुई है, इसका रिजल्ट मिला है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ है, लेकिन एक अच्छे तरीके से क्लियर किया है। इससे पहले भी RRB PO भी मैंने क्लियर किया है, ESI CDC मल्टीपल एग्जाम्स जो इस साल मैंने क्लियर किए हैं। तो लगता है जनरली मतलब काफी प्रोग्रेस किया है हिसाब से। आशुदीप, वी आर वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड एंड वेरी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट। थोड़ा सा बताएं कैसे ये जर्नी शुरू हुई आपकी? मैम जर्नी शुरू होती है अक्टूबर 2020 से, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। मैंने BA किया है इंग्लिश लिटरेचर से फ्रॉम MLB कॉलेज ग्वालियर। तो उसके बाद मैं कई ऑप्शंस देख रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था वहाँ पे। तो मुझे SSC CGL और IBPS PO दोनों ऑप्शन लगे, मतलब जिससे लगा कि मैं इसके साथ जैसे मैं इन एग्जाम्स को मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो मैंने फिर बैंकिंग चुना। उसके बाद बैंक फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो पहला एग्जाम जो मैंने दिया था वो RRB PO का था। तो जिसका मेरा प्री फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया, और मेंस में मेरा क्लियर नहीं हुआ था लास्ट लास्ट ईयर। और फिर उसका SBI क्लियर भी किया मैंने, जिसका उसका भी मेंस क्लियर नहीं हुआ। प्री तो क्लियर, प्री मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा था कि मेरे साथ प्री तो क्लियर हो रहे थे, तो था कि एक बेस तो आपका पूरा मजबूत है, मतलब मेरा बेस स्ट्रांग था। बस वो फाइनल जो कहाँ प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, मेरे जब फाइनली जब मैंने देखा, जब मेरा IPS PO का रिजल्ट आया, तो जब मैं मेंस कर दिया, तो मैंने देखा कि मुझे मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इन सब सही सारे सब्जेक्ट अच्छे थे, बट मेरा जो लैक कर रहा था वहाँ पे, वो लैक था बैंकिंग अवेयरनेस को लेके। क्योंकि मुझे बैंकिंग के टर्मिनोलॉजीज हैं और अदर जो टर्म्स आते हैं, वो उससे मेरे पहले कभी मेरा वास्ता रहा नहीं था। तो मैं वो सारे टर्म्स में समझ में नहीं आते थे मुझे, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड। तो फिर आई केम अक्रॉस स्टडी IQ एंड ऑफ कोर्स गौरव सर। तो गौरव सर का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया बैंकिंग अवेयरनेस का। जो मैं तो यही कहूंगा, वो तो मस्ट ही है सबके लिए। मतलब बैंकिंग अवेयरनेस गौरव गर्ग सर से बेहतर कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। तो मैंने जब वो दिया, तो इस बार जैसे लाइक इस बार मेरे करंट अफेयर्स में, बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में मेरे आई गॉट 16 मार्क्स। और बैंक अवेयरनेस का सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे जहाँ पे मुझे उसका इम्पोर्टेंट यूज समझ में आया, वो इंटरव्यू के टाइम पे था। क्योंकि इंटरव्यू में जब वो सवाल सामने से पूछते हैं एक बैंकिंग से रिलेटेड, तो फिर वो तब ध्यान आया कि हाँ, मैंने बैंकिंग अवेयरनेस, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा इंटरव्यू भी खराब गया था। इंटरव्यू में मुझे 60 मार्क्स मिले थे, तो इस बार आई गॉट 80+ मार्क्स। तो वो डिफरेंस जो आया ना, वो बैंकिंग अवेयरनेस गौरव सर की वजह से ही आ रहा है, गौरव गर्ग सर। तो अब मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर के लिए, जो जो मुझे स्टेप, जो एक क्लियर एक सीढ़ी और चढ़नी थी, वो मैं एक सपोर्ट जो चाहिए था एग्जाम क्लियर करने के लिए, वो मुझे गौरव सर के थ्रू अचीव किया है मैंने। अर्शदीप, जब हम इस प्रिपरेशन में आते हैं तो बहुत सारे यू नो बहुत सारे लोग चीज बताते हैं कि ये जर्नी ऐसी है, इस जर्नी में हमें ऐसे करना है। अम, आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या समझ ली कि ये जर्नी एक्चुअली में क्या है? मैम जर्नी एक्चुअल में दो तीन चीजें हैं जिन्हें मैंने मतलब समझ में आया, जो मतलब इम्पोर्टेंट है। एक तो ऑनेस्टी। आपको अपने, आप किसी विम में नहीं दे सकते कि मतलब मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप मॉक देते हैं तो आपका रिजल्ट आपके सामने होता है। तो मॉक में परसेंटाइल, सबसे पहले तो आपको मॉक का एनालिसिस बहुत अच्छे से, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉक का एनालिसिस। क्योंकि अब उसमें आपका परसेंटाइल आपको डे टू डे इम्प्रूव करना है। अगर आपने 80 परसेंटाइल से स्टार्ट किया है, तो आपको अगली बार 82 आना चाहिए, 90 करीब पहुंचे। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपका मॉक्स में होना चाहिए, तभी आप उस जर्नी को, उसके और एग्जाम क्लियर करने के बाद क्लोज जा पाते हैं। अभी अगर आप भिम में जीते रहते हैं कि मतलब मैं तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है मेरा, तो एक ऑनेस्टी बहुत जरूरी है अपने आप में। आशुदीप, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, लेकिन आशुदीप मैं आपसे और भी समझना चाहूंगी कि जब हम इस एग्जामिनेशन में प्रोग्रेस करते हैं,
हमें एक हमेशा इनसिक्योरिटी लगी रहती है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं है। और अम, अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो हम सेल्फ डाउट भी करने लगते हैं। तो इन सभी चीजों को कैसे अवॉइड करें? मैम मेरे लिए जो सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन था वो मेरे पेरेंट्स थे, मेरी फैमिली थी। सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन वहां से याद है आपको, क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मोटिवेशन चाहिए है। जैसे आपके अगर मार्क्स कम आए हैं तो अगली बार इंप्रूवमेंट करने के लिए भी तो एक मोटिवेशन चाहिए होता है ना। तो वो सबके लिए अलग अलग मोटिवेशन होता है। मुझे मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स से ही मिलता था कि मुझे उनके लिए कुछ करना है, अपने रूरल क्षेत्र, अपने यहाँ पे जिस गांव से मैं आता हूँ उस गांव के लिए कुछ करना है। और यही सब चीजें, यही सारी चीजें थी जो हमेशा मोटिवेट करती थी, क्योंकि आप जब आप डाउन फील करते हैं तो आपको सिर्फ मोटिवेशन ही आपको ऊपर कर सकता है। जैसे मान लो मैं आपके मार्क्स कम आते हैं किसी मॉक में, तो आपको उससे डाउन फील नहीं करना, आपको उससे मोटिवेट होना है कि अगली बार मैं और अच्छा करूंगा। अगर आप एक नंबर भी अगले मॉक्स में इंप्रूव करते हैं तो फिर वो आपके लिए एक बहुत बड़ा टेक्स्ट फैक्टर साबित होता है, क्योंकि आपने एक मार्क्स इंप्रूव किया, फिर अगले में फिर एक मार्क्स इंप्रूव करोगे आप। तो ये धीरे धीरे इंप्रूवमेंट, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स ही हैं जो हमें जर्नी को फाइनल एग्जाम क्लियर करने तक ले जाते हैं। प्रीलिम्स के लिए हमें किन खास बातों का ध्यान देना है? हम कहते तो हैं कि आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करें, लेकिन एक्यूरेसी का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्लियरिंग बैंकिंग एग्जाम, क्योंकि पेपर आसान आए या जैसे लाइक लाइक इस बार का जो मेंस आया था वो काफी टफ आया था। मतलब मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन काफी टफ आया था। तो मैथ्स में मेरे लाइक 24, आई गॉट 24 मार्क्स, जो कि मतलब काफी अच्छे मार्क्स थे। तो एक्यूरेसी तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपकी मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी रही है। क्या अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और अपने मॉक्स की प्रैक्टिस आपने अच्छे से की है, लाइक आप सोचो कि मैं एग्जाम से 2 दिन पहले मॉक्स लगाऊंगा और मैं वहां पे एग्जाम क्लियर कर लूंगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से लोग पहले मॉक्स लगाते हैं, उसमें कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करते हैं। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपका एक्यूरेसी आएगा। और कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी पजल्स, लाइक मैं क्या करता था कि कहीं से मुझे टेलीग्राम पे कई सारे ग्रुप्स थे जहाँ पे रोज मैं बच्चे डाउट पूछते थे, वहाँ पे स्टूडेंट ही होते थे, हम स्टूडेंट्स का ग्रुप था। तो वहाँ पे किसी ने डाउट डाला, आप वो भी डाउट क्लियर कीजिए। और आपकी क्या कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन सब स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जो टेबल्स वगैरह हैं, स्क्वाड्स हुए, ये सब चीजें, मतलब जो लाइक परसेंटेज हुआ, जैसे ये सब चीजें अगर आप इंप्रूव कर लेंगे तो फिर आपकी वो एक्यूरेसी, कैलकुलेशन कैलकुलेशन अच्छी होगी और प्रैक्टिस करोगे आप तो एक्यूरेसी आपकी अपने आप आ जाएगी। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, स्पेशली प्री। जब हम बात करते हैं रिवीजन, प्रीलिम्स और मेंस, और प्रीलिम्स से मेंस के बीच का जो समय रहता है मेंस के लिए, बहुत सारी चीजें पढ़े रहते हैं, लेकिन वो समय सिर्फ 1.5 महीना रहता है। बहुत सारा चीजें कैसे आप जल्दी से रिवाइज करो? लाइक मैं जैसे मैंने मेरे साथ हुआ था, तो मैं स्टार्टिंग ही मेंस के लिए प्रिपेयर करता हूँ। अगर आप पर्टिकुलर सोचेंगे कि हाँ मैं प्री के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो सिर्फ प्री से काम तो होगा नहीं ना, आपको तो मेंस के लिए प्रिपेयर करना ही है। तो स्टार्टिंग में ही आप मेंस के लिए, लाइक आप जैसे अगर आप मेंस की पजल सॉल्व करते हैं स्टार्टिंग से ही, तो आप तो प्री तो आपको ऑब्वियस है, प्री तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। मतलब मैं, और फिर 1 डेढ़ महीने में जो मैं लाइक बीच में तो 1 डेढ़ 2 महीने का जो पीरियड रहता था, उसमें मैं अपनी बैंकिंग, करंट अफेयर्स, इनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज्यादा मोटिव होता था। और बाकी फिर जैसे उसमें मेंस का मॉक तो काफी बड़ा होता है, तो लाइक 1 2 दिन में एक मॉक्स लगा लिया, उसकी बुक प्रैक्टिस काफी होती है, क्योंकि एक दिन आपका एनालिसिस में जाएगा और एक दिन आपको, एक दिन मॉक्स में चलाएगा, 3 घंटे का लगभग मॉक्स आपको देना पड़ता है वहाँ पे। तो स्टार्ट प्री के पहले ही आपको मेंस के लिए प्रिपेयर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचें कि पहले प्री एग्जाम क्लियर करें, भाई प्री के लिए बैठे रहोगे तो फिर मेंस तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो आपको स्टार्टिंग से वो अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर चलना पड़ता है कि मैं प्री तो मेरा क्लियर हो ही जाएगा, मुझे तो मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। तब फिर दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इसके लिए बैठे रहोगे कि मैं प्री क्लियर कर लूँ पहले, तो फिर आप मेंस आप कहाँ से क्लियर कर पाओगे? प्री फिर क्लियर करके रह जाओगे, प्री से कुछ होने वाला है नहीं। थोड़ा सा बताएं आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए? इंटरव्यू में इस ईयर मैंने 2 इंटरव्यू दिए, एक आरआरबी पीओ का भी था मेरा, और इस बार आईपीएस पीओ का भी दिया था। तो दोनों में, मतलब लाइक आईपीएस पीओ को मैं अगर बात करूँ तो मैं, मेरा करीब 15 से 20 मिनट के आसपास चला था मेरा इंटरव्यू। और लास्ट ईयर तो मैं, मतलब वहाँ पे जाके, लास्ट ईयर मेरा इंटरव्यू हुआ था तो वहाँ पे मैं फ्लैक्चुएट कर, मतलब मैं बोलते हैं ना कि अब इंट्रोडक्शन में ही मेरा इंट्रोडक्शन ही खराब हो गया था, फर्स्ट इंप्रेशन ही मेरा बहुत बेकार गया था। तो मैंने इस बार कोशिश की थी कि मैं उसे प्योर इंग्लिश में रखती, मतलब वहाँ पे लास्ट दिक्कत प्रॉब्लम क्या आई थी कि मैंने उसे प्योर इंग्लिश में देने की कोशिश की थी, मतलब पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा अपना मिक्स रखा था, क्योंकि लैंग्वेज मैटर नहीं करता, आपकी नॉलेज मैटर करती है। तो मैं यहाँ पे गया तो इसमें, क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका था मेरे पास, ऑलरेडी 2 3 इंटरव्यू दे चुका था मैं। तो गया तो इंट्रोडक्शन अच्छे से हुआ पहले, तो फिर वहां से इंट्रोडक्शन आपका अच्छा होता तो फिर वहां से लगता है कि हाँ अब मेरा इंटरव्यू अच्छा चला जाएगा। फिर वहां पर जैसे ही बात पापा, उन्होंने पापा का, मतलब पापा का प्रोफेशन पता चला कि वो फार्मर हैं, तो फिर उसी पे चला गया था। लाइक वो फार्मिंग से रिलेटेड उन्होंने काफी सारी पूछा था, मतलब कई सारी, जैसे जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो फार्मर्स के लिए, अब अगर आप पीओ बन गए हो तो आप कैसे हेल्प कर पाओगे, रूरल बैकग्राउंड में अगर आपकी रूरल में पोस्ट हो जाती है तो वहाँ पे आप कैसे हेल्प कर पाओगे। लाइक दी और क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने ग्रेजुएशन से ही पूछा था, ग्रेजुएशन से।
और एक दो क्वेश्चन मैंने मिस किए थे, बाकी ओवरऑल तो काफी अच्छा रहा था। और लास्ट में लाइक इस बार मेरा जो पैनल मेंबर था, वो पैनल मेंबर्स काफी बहुत अच्छे थे, मतलब सभी लास्ट में लाइक स्माइल देते हुए, अगर कोई क्वेश्चन मिस भी हो रहा है वहां पे तो वो आपको एक रिलैक्स फील करवाते हैं। तो इस पैनल भी काफी मैटर करता है। आपका पैनल कैसा, लाइक मेरा इंटरव्यू लखनऊ में हुआ था और शायद पैनल बंद था मेरा, तो लास्ट में सब देखा, सबके स्माइल था सबके चेहरे पे, तो लगा कि हाँ अच्छा गया। फिर मैंने मार्क्स देखे, क्योंकि मेरा मेंस में ही मेरे मार्क्स काफी अच्छे थे, लाइक 70 कट ऑफ गया लगभग, और मेरे 92+ मार्क्स थे मेरे। तो लगा था यहाँ क्लियर तो हो ही जाएगा। बट वो कौन सा बैंक मुझे मिलेगा, लाइक पीएनबी मिला है मुझे, तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट था कि इंटरव्यू मेरे मार्क्स इतने आते थे, क्योंकि 20 मार्क्स जो आपके ऊपर होते हैं मेंस में, तो आप लगभग होता है कि हाँ अगर मुझे 60 मार्क्स ही मिलते हैं इंटरव्यू में तो मैं आराम से क्लियर कर जाता। बट जब मुझे 80+ मार्क्स मिले तो उसने काफी हेल्प की पीएनबी में। तो इंटरव्यू काफी मैटर करता है, आपको कौन सा बैंक आपको मिलेगा, वो उसके लिए इंटरव्यू काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आशुदीप, आपने जैसे बताया कि बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन लैंग्वेज का क्या ऑब्सेशन, मतलब मैं समझना चाहूंगी कि क्या लोगों को क्यों, व्हाई डिड यू ऑप्टेड फॉर इंग्लिश पहले? कोई कुछ तो मन में सोचा होगा, और ये बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। मैम मुझे लगता है आप जिस लैंग्वेज में आप आपकी फ्लुएंसी अच्छी हो, जिस लैंग्वेज में आप फ्लुएंसी आपकी अच्छी हो, जो जिस लैंग्वेज पे आपकी पकड़ अच्छी हो, तो आपको वही लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं रहता कि आप कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना पसंद करेंगे। मतलब वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, जिसमें आपकी प्रोफेंसी अच्छी हो, जिसमें आप मतलब जिसमें आप अच्छी तरीके से आप कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंस, इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं तो आप इंग्लिश से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट वो आपको होना चाहिए लैंग्वेज, प्रॉपर लैंग्वेज होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कहीं से भी कुछ, मतलब प्रॉपर वर्ड्स यूज होने चाहिए। बाकी और फिर वहाँ पे इंट्रोडक्शन पे मेरे लिए तो इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन मेरा अच्छा चला था तो फिर मैं कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ। और फिर वो अच्छे से फिर आगे की प्रोसेस, मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि सारे सवाल आप इसलिए मिस कर जाते हैं क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन ही खराब हो गया, फिर अदर कई चीजें अगर कॉन्फिडेंस अगर आप हैं तो आप एक दो क्वेश्चन अगर मिस भी करते हैं तब भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है वहां पे। अर्शदीप, कभी कभी ना एक रेजिस्टेंस आता है जब आप एक जैसी चीजें बार बार करते रहे, पजल सॉल्व कर रहे हैं, एंड हाउ हैव यू डेल्ट विद दिस? मैम पजल मेरे लिए, मेरा मतलब सबसे जो लाइकेबल पार्ट था ना मेरे प्रिपरेशन का, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग जर्नी पजल से ही हुई थी। मैं लॉकडाउन में जब 2020 में ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय, तो मैं घर पे आया हुआ था, तो मेरी सिस्टर की कुछ बुक्स रखी हुई थी जो बैंकिंग से रिलेटेड थी, तो मैंने पजल लगाई। फर्स्ट पजल लगाया मैंने, और मुझे उसमें 40 मिनट्स लगे अराउंड, मतलब 30 to 40 मिनट्स एक पजल सॉल्व करने में। मेंस का पजल था लेकिन फिर भी 40 मिनट्स लगा मुझे। लेकिन जब उसे सॉल्व करने का जो सेटिस्फेक्शन आया तो मुझे लगा यार ये चीज मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग है। तो अगर अब मैं, मतलब पजल्स लगाना मुझे इतना पसंद है, मैं पजल्स, मतलब अगर मुझे कितनी भी अच्छी से अच्छी पजल, मैंने एक अलग से टेलीग्राम पे ग्रुप भी ज्वाइन कर रखा था जो मतलब बेस्ट के बेस्ट पजल देते थे। जैसे अगर 15 मिनट लगे, मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में 40 मिनट्स लगा मुझे, फिर वो धीरे धीरे 30 मिनट्स हुआ, धीरे धीरे 25 मिनट्स हुआ, फिर ऐसे भी कई सारे पजल्स थे जो मतलब अच्छे थे लेकिन मैं उसे 10 मिनट्स में ही कर देता था। तो वो फिर प्रैक्टिस से होता गया। और बाकी पजल्स तो मेरे काफी इंटरेस्टिंग था, मुझे काफी मजा आता है पजल लगाने में। यहाँ तक कि अभी सिलेक्शन के बाद भी कोई मेरे से डाउट पूछता है तो मैं कहता हूँ, भाई आप मुझे पहले ना पजल्स पूछ लीजिए आप। तो पजल्स को सेंड करता तो मुझे हल सॉल्व करके, मतलब अभी सिलेक्शन के बाद भी, तो मैं उसे सिलेक्ट सॉल्व करके उसे वापस भेज देता हूँ, मतलब कोई भी अगर डाउट पूछता है। अर्शदीप, आपने बताया स्टडी आईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, बट हाउ इट एग्जैक्टली रिफ्लेक्टेड यू इन योर एग्जामिनेशन, इसके बारे में बताएंगे आप? लाइक मैम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट ईयर बैंकिंग करंट अफेयर्स, बैंकिंग जो वहाँ पे करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है, बैंकिंग अवेयरनेस का जो मतलब पर्टिकुलर सेक्शन होता है, उसमें मेरा जस्ट क्वालिफाई ही था, मतलब जस्ट जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स था, कट ऑफ से जस्ट क्वालिफाई था। और इस बार मुझे 16 मार्क्स मिला है। तो ऑब्वियस है जो डिफरेंस आया है 10 से 15 मार्क्स का, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टडी आईक्यू की वजह से, मतलब गौरव सर की वजह से आया है। और इंटर बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैंने आपको बताया था, मैंने जब उनको बैंकिंग अवेयरनेस परचेज किया, क्योंकि लास्ट ईयर इंटरव्यू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी नहीं थी, क्योंकि मुझे बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से मैं पहले कभी रूबरू हुआ ही नहीं था, मैंने कभी फेस ही नहीं की थी, मतलब क्योंकि फर्स्ट ईयर था मेरे प्रिपरेशन का। और जब मैंने फिर बैंक अवेयरनेस का सर का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैं CRR, SLR, अभी अदर टर्मिनोलॉजीज होती हैं, आपका नेफेड हुआ या फिर RRBs हुआ, या फिर जो भी टर्मिनोलॉजी, जितनी टर्मिनोलॉजी थी, बैंकिंग अवेयरनेस का सर का जो कोर्स था उससे काफी मदद मिली। इंटरव्यू में मुझे सबसे ज्यादा मदद मिली, क्योंकि आप करंट अफेयर्स तो आप मेंस में करंट अफेयर्स तो आपको करा देगा, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स पूछते हैं, तो करंट अफेयर्स का हल आपको मेंस में जाता है, जिसमें मैंने 60 मार्क्स मुझे मिले। और बैंक अवेयरनेस का इंपॉर्टेंट रोल मुझे इंटरव्यू में हुआ, क्योंकि इंटरव्यू लास्ट ईयर, अब डिफरेंस आप देखिए ना, मुझे लास्ट ईयर 60 मार्क्स मिले थे और इस बार आई गॉट 80+ मार्क्स। तो मेन डिफरेंस वहीं पे आया है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे बैंक अवेयरनेस गवर्नमेंट वेबसाइट का मैंने परचेज किया था। अर्शदीप, हम सेशन के एंड में कुछ फाइनल टिप्स सजेशन आप सबको देना चाहेंगे? मैम देखिए, प्रिपरेशन फेज के लिए मैंने पहले ही बोला था कि जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, सबसे पहले तो आपको एक
रियलिटी से रूबरू होना है, जो आपका परसेंटाइल होता है, मॉक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक ऑनेस्टी होना चाहिए अपने आप में कि मुझे ये करना ही है। आप ये नहीं कि मतलब आप सोचो कि मैं एक 10 दिन पहले या प्री के 10 दिन पहले मॉक्स लगाना स्टार्ट करूँ। जिस दिन से फर्स्ट डे से आपका नोटिफिकेशन आया उस दिन से ही आपको मॉक्स लगाना स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जितने सारे आप मॉक्स लगाओगे उतनी प्रैक्टिस आएगी। क्योंकि प्री में तो पूरा एक्यूरेसी का खेल है पूरा प्री में। तो प्री के लिए तो एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेसी सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से आती है। जब आप मैथ्स मैथ्स हो लाइक प्री में मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आता है, तो वो सिर्फ एक्यूरेसी का खेल है वहाँ पे। और बाकी इंग्लिश पे लगभग सबके एवरेज मार्क्स आ ही जाते हैं। मेन मैथ्स और उसका ही मैथ्स और रीजनिंग का ही काफी डिफरेंस होता है। एक बार जब आप प्री क्वालिफाई कर लिया, फिर जब मेंस के लिए आते हैं, तो फिर वहाँ पे मेंस में क्योंकि आपको काफी सारा टाइम मिलता है, तो वहाँ पे सिर्फ आप जो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, तो फिर तभी आप मेंस में अच्छे मार्क्स कर। लाइक इस बार तो एग्जाम बहुत टफ आया था इस बार का, तो मैथ्स का मतलब जो कैट बच्चों ने मतलब सर लोगों ने भी कंपेयर किया था, तो कैट से कंपेयर हो रहा था उस एग्जाम का। मतलब मैथ्स काफी टफ आया था, उसमें मुझे 24 मार्क्स आए। लाइक आई गॉट मच मार्क्स। तो 24 मार्क्स, तो इसका सबसे मेन रीजन ये है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्यूरेसी में भी, और कम टाइम में आप सॉल्व कर सके उसके लिए भी। और बाकी अगर पेपर एग्जाम कठिन आता है, अगर हार्ड भी एग्जाम आता है, तो भी आप मतलब आप घबराइए नहीं एग्जाम थ्रू आउट द एग्जाम। आप अगर घबराते हैं तो फिर यही होता है कि आप पूरा पेपर ही बिगाड़ दोगे। अगर जैसे इस बार कठिन भी आया एग्जाम, तो उसका कट ऑफ कम जाएगा, बाकी सारे बच्चे भी तो दे रहे हैं ना, वो भी आपके साथ ही कंपटीशन में है। तो उससे घबराने, अगर मॉक्स में भी कम मार्क्स आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए और लगातार इंप्रूवमेंट करते रहिए। परसेंटाइल देखिए, एक्यूरेसी देखिए, परसेंटाइल अच्छा होना चाहिए, और लगातार कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, फिर आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई रोक सकता है। और Thank, thanks a lot, Ashdeep, and it was very, very important and a very fruitful conversation. I hope a lot of people would get benefit from this. पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. We wish you good health, good luck. Thank you.